हाय फ्रेंड्स, हम लोग हाइड्रोलिक्स या न्यूमेटिक्स का फ्लो थ्रो पाइप चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। पिछले क्लास में हम लोग डिफरेंट टाइप के हेड लॉसेस को देखे थे। आज उसी के आगे देखेंगे, जिसमें पहला है द्रवीय ढाल रेखा या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। देखते हैं हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है। हमारे पास एक फिगर है कुछ इस टाइप का, जिसमें एक टंकी ये है और दूसरी टंकी ये है, जिसमें यहाँ पर इस स्तर तक दरो भरा हुआ है। इस टंकी में, टंकी 2 में यहाँ तक ये दरो भरा हुआ है। इन दोनों टंकी को आपस में एक पाइप के माध्यम से जोड़ा गया। ये सीधी जो आ रही है ये एक पाइप है। एक पाइप के माध्यम से दोनों टंकियों को कनेक्ट किया गया है। टंकी 2 का जो आधार है उसी को आधार रेखा मानते हुए हम एक लाइन यहाँ से खींच रहे हैं। मान लीजिए ये एल लंबाई दोनों टंकियों के बीच की जो दूरी है वो एल यहाँ पर डिनोट किया गया है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ठीक। अब टंकी 1 और 2 के बीच में जो पाइप लगी हुई है, उन्हीं पाइप के भिन्न भिन्न कांटों पर पीजोमीटर नली को लगाया गया है। जैसे यहाँ पर एक पीजोमीटर नली, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, 3 पीजोमीटर नली दिखाई दे रहा है आपको। इसमें इस पाइप के अंदर कुछ दाब पर दरो प्रवाहित हो रहा होगा, जो कि टंकी 1 से टंकी 2 में जा रहा होगा। उस दाब की वजह से जब पीजोमीटर नली लगा दी जाएगी तो उस दाब की वजह से इस पीजोमीटर नली में दरो कुछ ऊंचाई तक चढ़ेगा, और जितनी ऊंचाई तक पीजोमीटर नली में दरो चढ़ेगा उसी को क्या बोलेंगे, दाब शीर्ष। क्योंकि ये दाब की वजह से ऊपर चढ़ रहा है, इसलिए इसको दाब शीर्ष बोलेंगे। और दाब शीर्ष कितना होगा, P1/ρg। मान लीजिए यहाँ पर ये 1 पहला पीजोमीटर नली, तो यहाँ पर मान लीजिए दाब P1 है, तो यहाँ पर दाब शीर्ष कितना हो जाएगा, P1/ρg। इसी प्रकार दाब यहाँ पर मान लीजिए P2 है, तो पीजोमीटर नली में कुछ इतनी ऊंचाई तक दरो चढ़ेगा, तो इसका दाब शीर्ष कितना हो जाएगा, P2/ρg। ठीक इसी प्रकार तीसरे पीजोमीटर नली में दाब शीर्ष कितना हो जाएगा, P3/ρg। दरो यदि इतनी ऊंचाई तक चढ़ा। अलग अलग डिफरेंट पीजोमीटर नलियों में दरो तलों को अगर जो मिलाया जाए तो एक रेखा प्राप्त होती है, जिसकी प्रवणता सब जगह सेम होती है। यानी कि इनकी पीजोमीटर नली के जो जिसमें दरो जहाँ तक चढ़ा हुआ है ऊपर, यानी पीजोमीटर नली में दरो तलों को मिलाते हुए यदि एक लाइन खींची जाए तो वो एक निश्चित प्रवणता की लाइन बनती है, यानी एक सीधी रेखा बनेगी। इसी रेखा को हम क्या बोलेंगे, द्रवीय ढाल रेखा। यानी पीजोमीटर नली में दरो तलों को मिलाते हुए जो रेखा हमें प्राप्त होती है उसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन या द्रवीय ढाल रेखा। ध्यान दें कि हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हमें क्या बताता है। जैसे कि इस पीजोमीटर नली के लिए देखें तो यहाँ पर मान लीजिए कि इसकी ऊंचाई आधार रेखा से Z1 है और दाब शीर्ष P1 है। यानी कि पाइप के इस काट पर ध्यान दें तो यहाँ पर पीजोमीटर नली में दरो इस ऊंचाई तक चढ़ा, तो यहाँ पर इस बिंदु पे यानी द्रवीय ढाल रेखा के इस बिंदु पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, Z1 और P1/ρg का योग। यानी कि पाइप के किसी भी काट पर द्रवीय ढाल रेखा हमें क्या बताती है, दाब शीर्ष और स्थैतिक शीर्ष का योग। यानी कि अलग अलग इसी द्रवीय ढाल रेखा के अलग अलग पॉइंट पर यदि कहीं पर भी हम लें तो उस पॉइंट पर द्रवीय ढाल रेखा क्या बताता है, स्थैतिक शीर्ष और दाब शीर्ष का योग। स्थैतिक शीर्ष और दाब शीर्ष का योग क्या बताएगा, द्रवीय ढाल रेखा बताएगा। द्रवीय ढाल रेखा के मान लीजिए इस बिंदु पर क्या है, दाब शीर्ष और स्थैतिक शीर्ष का योग। तो यहाँ से अगर जो एक वर्टिकल लाइन मिलाएं तो
यहाँ पर इस काट पे, पाइप के इस काट पर कितना दाब शीर्ष और वेग शीर्ष का दाब शीर्ष और स्थैतिक शीर्ष का योग होगा, वो हम कैसे पता लगाएंगे। यही जो द्रव्य ढाल रेखा की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी, यही क्या बताएगी, इस काट पर पाइप में स्थैतिक शीर्ष और दाब शीर्ष का योग बताएगा। मान लीजिए कि जो द्रव्य ढाल रेखा की क्षैतिज से एंगल है वो स्मॉल आई है, ठीक, और टंकी 1 और टंकी 2 में जो दरों तलों का अंतर है वो कितना है, कैपिटल एच है। यानी कि टंकी 1 में यह दरों तल यहाँ तक भरा हुआ है, टंकी 2 में यहाँ तक, तो इनके बीच का जो अंतर है ये, इसी को हम कैपिटल एच से डिनोट कर रहे हैं, और स्मॉल आई से द्रव्य ढाल रेखा का एंगल डिनोट कर रहे हैं क्षैतिज से। ध्यान से देखें क्या लिखा है, यदि आधार रेखा निचली टंकी की तली से गुजरती है मानी जाए, तो द्रव्य ढाल रेखा पर किसी बिंदु की आधार रेखा से ऊंचाई स्थैतिक शीर्ष बोलते हैं तथा दाब शीर्ष के योग के बराबर होगा। द्रव्य ढाल रेखा के किसी बिंदु की जो ऊंचाई होती है वो किसके बराबर होती, स्थैतिक शीर्ष और दाब शीर्ष की योग के बराबर होती। अर्थात द्रव्य ढाल रेखा पाइप की किसी काट पर दाब शीर्ष और स्थैतिक शीर्ष का योग प्रदर्शित करती है। मान लीजिए कि दोनों टंकी के तलों में दरों का अंतर कितना है, दरों तलों का अंतर कैपिटल एच है। अब tan थीटा अगर जो लें तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, tan थीटा, तो लंब एच हो जाएगा, आधार का मतलब ये, और ये लंबाई हम नीचे लिखे हुए हैं स्मॉल एल है, तो ये कितना है स्मॉल एल, दोनों टंकी के बीच की दूरी। तो यानी कि tan आई बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब है हमारा कैपिटल एच और आधार हो जाएगा स्मॉल एल, tan आई बराबर कैपिटल एच अपान स्मॉल। यदि कोण बहुत छोटा है, चूंकि जो आई एंगल होता है बहुत छोटा होता है, वेरी लेस, इसलिए हम tan आई को आई के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि आई बराबर लिख सकते हैं एच अपान एल, इसी को क्या बोलते हैं, द्रव्य ढाल या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। और यदि पाइप बहुत लंबी है, बहुत लंबी पाइप जब होगा तो ये जो दोनों तलों का अंतर है लगभग नगण्य मान सकते हैं, क्योंकि ये पाइप अगर जो बहुत ज़्यादा लंबी है, मान लीजिए 500 मीटर तक है, तो इतना जो दोनों के आधारों का अंतर दिख रहा है हमको लगभग नगण्य हो जाएगा। यानी कि हम दोनों तलों में जो टंकी का तल है दोनों को हम सेम मान सकते हैं, कि जैसे ये टंकी है और इसी के सेम प्लेन पर दूसरी टंकी भी रखी हुई है, ऐसा मान सकते हैं यदि ये पाइप की लंबाई बहुत अधिक है। यानी कि तब ये जो दोनों के दरों तलों में अंतर है ये हमें क्या बताएगा, जो घर्षण के कारण शीर्ष हानि होती है वो ये वैल्यू बताएगा कि यदि मान लीजिए द्रव का दाब शीर्ष यहाँ पर टोटल शीर्ष यानी संपूर्ण शीर्ष यदि इतना था तो यहाँ आकर के इतना ही बचा, तो यानी कि कम हुआ कितना h, तो यही कम किसके कारण होगा, घर्षण के कारण जो शीर्ष हानि होगी। अब घर्षण के कारण जो शीर्ष हानि होगी या अलग टाइप के जो हमारे इसमें संकुचन के कारण या वर्धन के कारण जो शीर्ष हानि होगी वो हमारा ये बताएगा कि दोनों के दरों तलों में अंतर कितना है, वही क्या बताएगा, शीर्ष हानि को बताएगा, जिसको हम एच एफ से डिनोट करते हैं। ये कब होगा, जब पाइप की लंबाई बहुत अधिक है, तब हम इन्हीं दोनों तलों के अंतर को बोल सकते हैं घर्षण के कारण शीर्ष हानि बोल सकते हैं। यानी कि h के बराबर हम लिख सकते हैं स्मॉल एच एफ यदि पाइप की लंबाई बहुत अधिक है। तो h बराबर क्या हो जाएगा, एच एफ यानी घर्षण के कारण शीर्ष हानि। आई बराबर क्या हो सकता है, एच एफ अपान एल। इसको हम पिछले क्लास में भी देख चुके हैं, द्रव्य ढाल या हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या हाइड्रोलिक रेडियस भी बोलते हैं। क्या होता है, आई बराबर एच एफ अपान एल, यानी कि घर्षण के कारण शीर्ष हानि बटे में हो जाएगा एल। संपूर्ण ऊर्जा रेखा,
टोटल एनर्जी लाइन। देखते हैं संपूर्ण ऊर्जा क्या होती है। संपूर्ण ऊर्जा मतलब हाइड्रोलिक्स में हम लोग पढ़े हुए हैं। संपूर्ण ऊर्जा का मतलब दाब ऊर्जा, स्थैतिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, या उसी को शीर्ष के रूप में लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, स्थैतिक शीर्ष, दाब शीर्ष और वेग शीर्ष। इन्हीं तीनों का योग क्या कहलाता है, संपूर्ण शीर्ष। या ऊर्जा के रूप में लिखेंगे तो इन्हीं को बोलेंगे संपूर्ण ऊर्जा। दाब शीर्ष, स्थैतिक शीर्ष और वेग शीर्ष का योग संपूर्ण शीर्ष कहलाता है। संपूर्ण ऊर्जा रेखा बोले या संपूर्ण शीर्ष रेखा बोले, बात एक ही होती है। ध्यान से देखें, यहाँ पर भी हमारे पास दो टंकी है, एक टंकी एक ये है और दूसरी टंकी ये। एक आधार रेखा हम लोग खींचे हैं यहाँ पर। उस आधार रेखा से जो टंकी एक का जो तल है, तली, वो z ऊंचाई पर है, और जो टंकी दूसरी है हमारी, उसकी जो ऊंचाई है वो कितना है, z डैश है, ये z डैश, ठीक। और जो टंकी एक में दरों का तल है, यहाँ से कितना ऊंचाई पर है, h ऊंचाई, यानी टंकी एक में h ऊंचाई तक दरों भरा हुआ है, और टंकी जो दूसरी है उसमें h डैश ऊंचाई तक दरों भरा हुआ है। दोनों टंकी को हम एक पाइप से कनेक्ट करते हैं, और पाइप हमारा कुछ इस प्रकार है कि पहले इतना क्रॉस सेक्शन एरिया, फिर अचानक कम हुआ, फिर इतनी पतली पाइप आ गई, फिर अचानक इसका डाया बढ़ा यानी क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा, फिर ये जा कर के दूसरी टंकी में मिल गया। ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा ये z टंकी एक के तली की ऊंचाई है, कहाँ से, आधार रेखा से, और z डैश क्या है, टंकी दो का आधार रेखा से तली की ऊंचाई। मान लीजिए जो पाइप टंकी एक से मिल रहा है उसको हम पॉइंट ए बोल रहे हैं, और जो बड़ा क्रॉस सेक्शन का पाइप छोटे क्रॉस सेक्शन से मिल रहा है वहाँ पर हम बी, इसी प्रकार यहाँ सी और यहाँ पर डी माने हुए हैं। पहली पाइप की लंबाई मान लीजिए L1 है, दूसरी का L2, तीसरे का L3 है। अब यदि हमको द्रव्यीय ढाल रेखा खींचना हो तो द्रव्यीय ढाल रेखा क्या होगी, अभी पीछे पढ़े हुए हम लोग। द्रव्यीय ढाल रेखा पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर उसके दाब शीर्ष और स्थैतिक शीर्ष का योग प्रदर्शित करती है। तो मान लीजिए हमको यहाँ पर द्रव्यीय ढाल रेखा ज्ञात करनी है, तो द्रव्यीय ढाल रेखा यहाँ पर कितना होगा, ये मान लीजिए कि जो ये पाइप है उसके सेंटर जो केंद्र रेखा है उसी को यहाँ पर हम मिला दिए हैं, यहीं से ये ऊंचाई कैपिटल H है। तो अब मान लीजिए इस पाइप ए से बी में जो लगी हुई है वहाँ पर दाब यदि P1 है तो दाब शीर्ष इसके अंदर कितना हो जाएगा, P1/ρg। और जब यहाँ पर हम पीजोमीटर नली लगा देंगे तो जितनी ऊंचाई तक चढ़ेगा वही क्या हो जाएगा, दाब शीर्ष। मान लीजिए कि टंकी यहाँ पर जो पीजोमीटर नली लगाएंगे वो इतनी ऊंचाई तक चढ़ा, तो क्या हो जाएगा हमारा दाब शीर्ष, यानी कि स्थैतिक शीर्ष तो यहाँ से यहाँ तक था ही। अब इसके ऊपर जितना दाब के कारण पीजोमीटर नली में चढ़ेगा, मान लीजिए इतनी ऊंचाई तक चढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा, दाब शीर्ष। यानी इस लाइन को हम मिलाएंगे तो ये क्या कहलाएगी, हमारी द्रव्यीय ढाल रेखा। अब जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, ध्यान दें कि यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक है और यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, और कंटिन्यूटी इक्वेशन से हम लोग जानते हैं A1V1 बराबर A2V2 कि यदि क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा तो वेग हमारा बढ़ेगा, और यदि क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो वेग हमारा घटेगा। यानी जहाँ पर वेग अधिक है वहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा, और जहाँ पर वेग कम है वहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक होगा। तो ध्यान से देखें, यहाँ पर जो पाइप बी से सी के बीच लगी हुई है, यहाँ पर पाइप ए बी की तुलना में क्रॉस सेक्शन एरिया कम है, यानी कि V2 का मान V1 से अधिक होगा। तो V2 का मान V1 से अधिक होगा, तब यहाँ पर यदि दाब P1 था, मान लीजिए यहाँ पर दाब P2 है, पाइप बी से सी के बीच में दाब मान लीजिए P2 है, तो अब ये दाब P1 से अधिक होगा या फिर कम। बर्नौली थ्योरम से हम लोग जानते हैं कि जहाँ पर वेलोसिटी अधिक होती है वहाँ पर दाब
कम होता है, और जहाँ वेलोसिटी अधिक होती है वहाँ पर दाब कम, और जहाँ पर वेलोसिटी कम होती है वहाँ पर दाब अधिक होता है। तो ध्यान से देखें कि V1 का मान V2 से कम है, V1 लेस देन V2, यानी कि V1 जब कम है तो यहाँ पर प्रेशर P1 अधिक होगा और P2 कम होगा, यानी कि P1 अपान रो जी का मान अधिक होगा और P2 अपान रो जी का मान कम होगा। जैसे ही अचानक क्रॉस सेक्शन घटेगा वैसे ही अचानक ही दाब शीर्ष का मान भी घट जाएगा। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ तो यहीं पर दाब शीर्ष थोड़ा सा कम हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो नीचे अभी तक तो ये सेम ढाल ऐसे आ रहा था, जैसे ही क्रॉस सेक्शन एरिया कम हुआ अब दाब हमारा कम हुआ, जिससे दाब शीर्ष भी कम हो जाएगा, तो हमारी रेखा इधर आ जाए। अब जितनी लंबाई में सेम क्रॉस सेक्शन है वो पूरा सीधी रेखा ऐसे जाएगी। फिर यहाँ पर देखें क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ गया, क्रॉस सेक्शन एरिया जब बढ़ेगा तो वहाँ पर वेग कम हो जाएगा, वेग कम हो जाएगा तो प्रेशर हमारा बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो दाब शीर्ष भी बढ़ेगा, यानी प्रेशर हेड भी बढ़ जाएगा। प्रेशर हेड बढ़ेगा तो ये लाइन सीधा वर्टिकल जाएगी। अब इधर भी क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, फिर ये लाइन सीधी आकर के यहाँ पर मिल जाती है। ये लाइन हमारी क्या कहलाती है? ध्रुवीय ढाल रेखा, कि दाब शीर्ष और स्थैतिक शीर्ष के योग को बताती है ध्रुवीय ढाल रेखा। ठीक, अब यहाँ पर देखें ध्यान से, तो इस रेखा पर यहाँ से यहाँ तक इसमें स्थैतिक शीर्ष और दाब शीर्ष दोनों हो गया। अब इसी में यदि वेग शीर्ष को ऐड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण शीर्ष, और वो जो रेखा बताएगा उसी को हम क्या बोलेंगे? संपूर्ण शीर्ष रेखा या संपूर्ण ऊर्जा रेखा बोलेंगे। पिछली क्लासों में हम लोग पढ़े थे कि जब अचानक पाइप में कंसंट्रेशन संकुचन होता है, कंट्रैक्शन, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ शीर्ष में हानि होती है। वो शीर्ष में हानि कितनी थी? 0.5 V²/2G। जैसे टंकी से पाइप में जब फ्लो होगा तो टंकी में पहले क्रॉस सेक्शन अधिक था, यहाँ पर अब कम हो गया, तो अचानक क्या हो गया? प्रवाह मार्ग में संकुचन हो गया, और संकुचन के कारण शीर्ष हानि होगी। वो शीर्ष हानि कितनी होगी? 0.5 V²/2G। तो ध्यान दें कि यदि यहाँ पर संपूर्ण शीर्ष यहाँ तक है, टोटल ये इतना संपूर्ण शीर्ष, टोटल हेड इतना था, लेकिन जैसे ही ये पाइप में प्रवाह आएगा तुरंत ही क्या होगा? कंस्ट्रक्शन यानी कि संकुचन के कारण शीर्ष हानि होगी और ये संपूर्ण ऊर्जा रेखा थोड़ी सी नीचे हो जाएगी। ये देखें यहाँ से थोड़ा वर्टिकल नीचे आया। अब इतना शीर्ष हानि के कारण अब यानी कि हमारे पास शीर्ष इतना केवल बचा है यहाँ तक। ठीक, ये इतना बचा। अब प्रेशर और स्टैटिक हेड दोनों का योग हम लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। अब इसी में हम वेलोसिटी हेड को जोड़ दें, यानी V²/2G। वेग शीर्ष क्या होता है? V²/2G। V²/2G क्या कहलाएगा? वेग शीर्ष। अब इसी में वेग शीर्ष जोड़ दें तो क्या कहलाएगा हमारे? यानी कि इससे थोड़ा ऊपर जाएगा वेग शीर्ष, तो ये वाली जो लाइन कहलाएगी ये क्या कहलाएगी? संपूर्ण ऊर्जा रेखा या संपूर्ण शीर्ष रेखा। ये लाइन जो आ रही है ये क्या है? हमारी संपूर्ण शीर्ष रेखा की लाइन है ये। अब जब यहाँ पर हम पहुँचे तो वेग हमारा बढ़ गया, वेग बढ़ गया तो प्रेशर क्या हुआ? कम हो जाएगा। प्रेशर कम हो गया तो यानी कि यहाँ पर अब क्या हो जाएगा? वेग V2 यहाँ पर, तो V²/2G, V²/2G। ये क्या होगा हमारा? वेग शीर्ष कहाँ पर? इस जब पाइप 2 में द्रव प्रवेश करेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखें तो इसमें भी संकुचन है, यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया अधिक था, यहाँ पर कम हो गया, यानी यहाँ पर अचानक संकुचन होगा तो इसके कारण भी शीर्ष हानि होगी। शीर्ष हानि होगी तो जो शीर्ष यहाँ तक टोटल हमको मिल रहा था ये अचानक फिर घट जाएगा और ये यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब ये इधर क्रॉस सेक्शन पूरा सेम है यहाँ तक, तो ये संपूर्ण ऊर्जा यहाँ तक सेम हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखें, यहाँ पर जैसे ही फिर पाइप BC से पाइप
सी डी में द्रव प्रवेश करेगा, बी सी से सी डी में प्रवेश करेगा। तो यहाँ पर भी देखें क्रॉस सेक्शन एरिया अचानक बढ़ जा रहा है, इतना हो जा रहा है, पहले इतना था। तो यानी आकस्मिक वर्धन हो गया, और आकस्मिक वर्धन के कारण भी कुछ शीर्षान होती है, इसलिए संपूर्ण ऊर्जा रेखा जो ये जा रही थी वो भी अचानक फिर थोड़ा सा घट जाएगा। थोड़ा सा घटने के बाद ये आएगा सीधा यहाँ पर। सीधा यहाँ पर जब आएगा तो जब द्रव टंकी में प्रवेश करेगा तो लगभग यहाँ पर वेग शून्य हो जाएगा। शून्य हो जाएगा यानी कि वेग शेष खत्म, जो वेलोसिटी हेड थी वो खत्म हो जाएगा, यानी v3² यहाँ से जो आ रहा था, अब v3 यानी कि यहाँ पर वेग शून्य, तो यहाँ पर वेलोसिटी हेड शून्य हो जाएगा। तो तुरंत ही ये लाइन वर्टिकल नीचे आ जाएगी, कहाँ पर, ये दाब शीर्ष की लाइन तक, यहाँ तक, यानी जो ध्रुवीय ढाल रेखा वहाँ पर आकर के ये मिल जाती है। यानी संपूर्ण ऊर्जा रेखा क्या बताती है कि पाइप के किसी भी क्रॉस सेक्शन पर संपूर्ण ऊर्जा का योग बताती है, यानी वेग शीर्ष, स्थैतिक शीर्ष और दाब शीर्ष का योग बताती है संपूर्ण ऊर्जा रेखा। ठीक, बहुत ही आसान है इसको खींचना। जैसे इस पाइप में प्रवेश करेंगे, आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष हानि होगी, आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष हानि होगी, ये लाइन थोड़ी वर्टिकल नीचे आ जाएगी, फिर जितना क्रॉस सेक्शन सेम है सेम सीधा आगे जाएगा, फिर यहाँ आकस्मिक वर्धन के कारण शीर्ष हानि होगी, फिर तुरंत ये लाइन नीचे आ जाएगी जो संपूर्ण ऊर्जा रेखा की है, क्योंकि यहाँ पर भी शीर्ष हानि हो रही है तो शीर्ष में कुछ कमी आएगी, फिर यहाँ से ये सीधी रेखा यहाँ पर पहुँच जाएगी। ये जो लाइन ऊपर खींची गई यही क्या है, हमारी संपूर्ण ऊर्जा रेखा या संपूर्ण शीर्ष रेखा। ये ठीक, सेम चीज यहाँ पर लिखा गया है, एक बार हम पढ़ देते हैं। यदि ध्रुवीय ढाल रेखा के प्रत्येक बिंदु में वहाँ का वेग शीर्ष जोड़ दिया जाए तो संपूर्ण ऊर्जा रेखा प्राप्त होती है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि संपूर्ण ऊर्जा रेखा क्या है, जो ध्रुवीय ढाल रेखा है, ध्रुवीय ढाल रेखा ऑलरेडी दाब शीर्ष और स्थैतिक शीर्ष को बता रही थी। अब एक बच रहा था हमारा वेग शीर्ष, उसी में यदि वेग शीर्ष को ऐड कर दें तो बन जाएगा हमारा संपूर्ण ऊर्जा रेखा। अतः संपूर्ण ऊर्जा रेखा पाइप की प्रत्येक काट पर द्रव की संपूर्ण ऊर्जा प्रदर्शित करती है, अर्थात संपूर्ण ऊर्जा रेखा के किसी बिंदु की आधार रेखा से ऊंचाई स्थैतिक शीर्ष, दाब शीर्ष और वेग शीर्ष के योग के बराबर होगी। संपूर्ण ऊर्जा रेखा के किसी बिंदु पर, जैसे हम मान लें कि ये संपूर्ण ऊर्जा रेखा है, अब इसका हम ये बिंदु चूज किए, तो इस बिंदु की जो आधार रेखा से ऊंचाई ये टोटल है, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, वेग शीर्ष, दाब शीर्ष और ये यहाँ का जो स्थैतिक शीर्ष है, इन्हीं तीनों का योग प्रदर्शित कर रहा है। यानी संपूर्ण ऊर्जा रेखा के किसी बिंदु पर आधार रेखा से ऊंचाई क्या बताता है, स्थैतिक शीर्ष, दाब शीर्ष और वेग शीर्ष बताता है। जैसे टंकी से द्रव पाइप में प्रवेश करेगा उसकी संपूर्ण ऊर्जा में एकदम कितना 0.5 v1² के बराबर कमी आएगी। क्यों? क्योंकि जब पाइप से टंकी में फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर आकस्मिक संकुचन हो रहा है, आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष हानि होगी और उस शीर्ष हानि कितना होता है 0.5 v² के बराबर होता है। अतः संपूर्ण ऊर्जा रेखा टंकी में द्रव तल से प्रारंभ होकर एकदम 0.5 v1² नीचे आ जाएगी, जैसा कि ग्राफ में दिख रहा था। इसके बाद जैसे जैसे द्रव प्रथम पाइप से प्रवाहित होकर उसकी ऊर्जा में घर्षण के कारण भी कमी होती है। जैसे पाइप में जब फ्लो हो रहा है तो उसमें घर्षण के कारण भी कमी आएगी, घर्षण के कमी आएगी तो इसके फलस्वरूप संपूर्ण ऊर्जा रेखा लगातार नीचे आती जाएगी। और वो देखे हैं हम लोग सीधे नीचे ऐसे आ रही थी, फिर एकाएक कम हुआ जब आकस्मिक संकुचन हुआ, आकस्मिक वर्धन, फिर सीधे नीचे धीरे धीरे। क्यों नीचे आ रही? क्योंकि घर्षण के कारण भी कुछ ना कुछ शीर्ष हानि हो रही है। इसके पश्चात छोटे पाइप में प्रवेश पर एकदम संकुचन यानी आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष हानि होगी और फिर बड़े पाइप में प्रवेश पर आकस्मिक वर्धन के कारण शीर्ष हानि होगी। अतः संपूर्ण ऊर्जा रेखा भी इन स्थानों पर एकदम नीचे को आ जाएगी। जैसे कि अभी ग्राफ में दिख रहा था हमको, यहाँ सीधे ऐसे आ रही थी नीचे की ओर,
फिर अचानक नीचे आ गई। क्यों? आकस्मिक संकुचन या आकस्मिक वर्धन के कारण जो शीर्ष हानि, फिर सीधे आए, फिर अचानक नीचे, फिर सीधा। अंत में जैसे ही द्रव दूसरी टंकी में प्रवेश करेगा उसका सारा गतिज शीर्ष, जब गतिज शीर्ष तीसरी पाइप में कितना था V3² जी, अब ये जो टंकी में प्रवेश करा, टंकी में प्रवेश करने पर वेग लगभग शून्य हो जाएगा, यानी V3 का मान शून्य। तो V3 का मान जब शून्य हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू शून्य, यानी कि वेलोसिटी हेड यानी गतिज शीर्ष हमारा समाप्त हो जाएगा। अतः संपूर्ण ऊर्जा रेखा एकदम नीचे आकर द्रवीय ढाल रेखा से मिल जाएगी। इसके साथ साथ द्रवीय ढाल रेखा में भी उन स्थानों पर एकदम परिवर्तन होंगे जहां पाइप की काट बदलती है। पाइप की काट बदलेगी तो वेग भी बदलेगा, और वेग भी बदलेगा तो दाब भी बदलेगा, जिससे दाब शीर्ष चेंज होगा। इसलिए द्रवीय ढाल रेखा में भी एकदम परिवर्तन आता है, वर्टिकल नीचे की ओर या वर्टिकल ऊपर की ओर लाइन चली जाती है। जब पाइप बड़े से छोटे पाइप में बी पर जाता है तो कुछ दाब ऊर्जा वेग ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि जो दूसरी पाइप जो है हमारा छोटे डायमीटर की है, छोटे डायमीटर होने के कारण वहाँ पर वेग अधिक हो जाता है, दाब कम हो जाता है, यानी कि दाब ऊर्जा हमारा किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, वेग ऊर्जा में, और द्रवीय ढाल रेखा एकदम नीचे आ जाती है क्योंकि दाब शीर्ष कम हो जाता है। इसके विपरीत जब द्रव सी पर छोटे पाइप से बड़े पाइप में प्रवेश करता है तो कुछ वेग ऊर्जा दाब ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। जब सी से डी में आता है, यानी कि छोटे से बड़े पाइप में, तो बड़े पाइप में पहुंचने पर वेग हमारा कम हो जाता है क्योंकि डायमीटर उसका अधिक है और प्रेशर बढ़ जाता है, जिससे अब दाब शीर्ष बढ़ जाएगा। तो जो द्रव का द्रवीय ढाल रेखा थी वो वर्टिकली ऊपर ही चल जाएगी, यानी कि इसलिए द्रव्य ढाल रेखा एकदम ऊपर उठ जाती है, जैसा कि यहाँ पर था, ऐसे सीधे आ रही थी, फिर वर्टिकल ऊपर चली गई, फिर सीधी रेखा आई। अगला है पाइपलाइन में से विसर्जन, डिस्चार्ज थ्रू पाइपलाइन। पाइप के थ्रू यदि डिस्चार्ज हो रहा है तो कितना हो रहा है उसको हमें ज्ञात करना हो, तो कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे पहला हमारे पास वायुमंडल में विसर्जन, डिस्चार्ज इन एटमॉस्फेयर, यानी कि मान लीजिए किसी टंकी में कोई द्रव भरा हुआ है, अब वहाँ से हम पाइप लगा करके उसको हम बाहर एटमॉस्फेयर में छोड़ दे रहे हैं, तो प्रति सेकंड कितना द्रव बाहर निकल रहा होगा, इसको हमें ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे। मान लीजिए एक कोई टंकी है ये, जिसमें एक डी डायमीटर का एक पाइप लगा हुआ है, पाइप है ए बी, जिसकी लंबाई स्मॉल एल है। पाइप की केंद्र रेखा से, ये केंद्र रेखा है, केंद्र रेखा से मान लीजिए जो टंकी में द्रव तल की ऊंचाई है वो कितना है, कैपिटल एच है। ठीक, यहाँ पर ये माना जा रहा है कि ये टंकी में जो द्रव का तल है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, इसमें बढ़ेगा या घटेगा नहीं। क्यों नहीं बढ़ेगा घटेगा? क्योंकि इसमें एक अलग से टोटी लगा करके जिस दर से ये बाहर निकलेगा, उसी दर से, जिस दर से पानी बाहर निकल रहा होगा उसी दर से टंकी में पानी आ भी रहा होगा। अर्थात इसी वजह से टंकी में जो द्रव तक का तल है कैपिटल एच वो हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। तो हम लोग देख चुके कि टंकी में द्रव का तल एच है, पाइप जो लगी हुई है उसका डायमीटर स्मॉल डी है और पाइप की लंबाई स्मॉल एल है। अब ध्यान से देखें तो जब टंकी से द्रव पाइप में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया इतना और यहाँ पर कम हो गया, यानी कि यहाँ पर भी आकस्मिक संकुचन हुआ। तो आकस्मिक संकुचन के कारण कुछ शीर्ष हानि होगी। कितनी शीर्ष हानि होगी? मान लीजिए यहाँ पर जो वेग आ रहा है वो कितना है, स्मॉल वी है। तो आकस्मिक संकुचन है, टंकी से पाइप में प्रवेश पर शीर्ष हानि किसके कारण, आकस्मिक संकुचन के, कितना होगा 0.5 V²/2G के बराबर होगा। और पाइप की लंबाई की वजह से उसमें कुछ घर्षण होगा, तो घर्षण के कारण भी शीर्ष हानि होगी। पाइप की एल लंबाई में घर्षण के कारण शीर्ष हानि डार्सी सूत्र से निकाले थे हम लोग, कितना होता है 4FLV²/2
2G के बराबर होता है। यानी दो टाइप का यहाँ पर शीर्ष हानि देखने को मिला। एक आकस्मिक संकुचन के कारण जो कि टंकी से जब पाइप में द्रव प्रवेश कर रहा था, और दूसरा है घर्षण के कारण शीर्ष हानि। यानी दो टाइप की शीर्ष हानि हुई। अब यदि हमको पॉइंट ए जो कि इस टंकी में है और पॉइंट बी जो कि एकदम बाहरी छोर है इस पाइप का, बी और ए पर हम बर्नौली प्रमेय लगाने जा रहे हैं। तो बर्नौली प्रमेय क्या कहता है कि पाइप के प्रत्येक काट पर द्रव की समस्त ऊर्जाओं का योग नियत रहता है। ये कब होता है? यदि उसमें होने वाले शीर्ष हानियों को नगण्य माना जाए। और यदि कुछ हानियां भी हो रही हैं, ऊर्जा हानि, तो जितनी ऊर्जा हानि होती उसी को उस इक्वेशन में ऐड कर दिया जाता है। कि मान लीजिए कि द्रव ए से चलना शुरू किया, बी पर चलते चलते कुछ हानि हो गई, तो जितनी हानि होगी तो बी पर जो समस्त ऊर्जा होगा उसी में हम क्या बोलेंगे, उतनी ऊर्जा हानि को जोड़ देंगे, या उतना हेड लॉस हम ऐड कर देंगे बी पर। तो ये इक्वेशन संतुलित हो जाएगा। अब हमारे पास दो शीर्ष हानि थी। जब यहाँ पर द्रव था हमारा टंकी में तो कोई शीर्ष हानि, जब यहाँ से द्रव चलना शुरू किया तो यहाँ बी पर पहुँचते पहुँचते हमारी दो टाइप की हानियाँ निकली। कौन? एक आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष हानि ये, और एक घर्षण के कारण शीर्ष हानि। तो इन्हीं दोनों को हम बी वाले पॉइंट पर ऐड कर देंगे तो समस्त ऊर्जा ए के बराबर हो जाएगी। तो इस प्रकार हम बर्नौली थ्योरम लगा रहे हैं। कहाँ पर? ए और बी पर। एक चीज छूट रहा था यहाँ पर, एक शीर्ष हानि और होगी, निकास पर शीर्ष हानि। जब पाइप से द्रव एटमॉस्फेयर में बाहर आएगा तो यहाँ पर क्या होगा, आकस्मिक वर्धन। निकास पर आकस्मिक वर्धन होता है, तो यहाँ पर भी शीर्ष हानि होगी। ये हम लोग निकाल चुके हैं कि जब पाइप से वायुमंडल में फ्लो होता है उस समय जो शीर्ष हानि होती है वो v²/2g यानी कि वेग शीर्ष के बराबर ही होता है। यानी कि 3 शीर्ष हानि हुई। बी पर इन्हीं 3 शीर्ष हानियों को जोड़ देंगे, बर्नौली प्रमेय हमारा संतुलित हो जाएगा, जो बर्नौली का समीकरण। मान लीजिए ए पर पाइप के सिरों ए तथा बी पर बर्नौली प्रमेय से। अब ए पर यदि दाब पी ए है तो दाब शीर्ष कितना हो जाएगा, P/ρg। वेग शीर्ष va²/2g और ये स्थैतिक शीर्ष za। ठीक इसी प्रकार बी पर Pb/ρg v²/2g प्लस ZB प्लस जितने हेड लॉसेस हैं उसको हम ऐड कर देंगे। कि जब ए पर था, ए से पहुँचते पहुँचते जब बी पर पहुँच रहा है द्रव, उस समय कुछ एनर्जी में लॉस हो जा रहा है, और जितना एनर्जी में लॉस हो जा रहा है उसी को यदि इसमें ऐड कर दें तो ये इक्वेशन दोनों बराबर हो जाएगा। अब दाब शीर्ष पॉइंट ए पर देखें तो पॉइंट ए पर द्रव तल की ऊंचाई कितनी थी, H। तो Pa/ρg क्या है, दाब शीर्ष। और दाब शीर्ष किसी बिंदु पर दाब शीर्ष द्रव के अंदर किसी बिंदु पर दाब शीर्ष क्या कहता है कि उस बिंदु की द्रव की स्वतंत्र सतह से कितनी ऊंचाई है या कितनी गहराई है, तो वही क्या कहलाता है, दाब शीर्ष। जैसा कि P बराबर हम लोग जानते हैं ρgh। अब P/ρg लिखना हो तो यही क्या हो जाएगा, बराबर H का मतलब कि उस बिंदु पर जहाँ पर हम दाब शीर्ष निकालने जा रहे हैं वो बिंदु द्रव की स्वतंत्र सतह से कितनी गहराई पर है। जैसा कि यहाँ पर देखें तो यदि पॉइंट ए पर हमको दाब शीर्ष चाहिए तो पॉइंट ए कहाँ पर है, ये द्रव के स्वतंत्र, ये द्रव की स्वतंत्र सतह है। द्रव की स्वतंत्र सतह से पॉइंट, इस पॉइंट की कितनी गहराई है वो कैपिटल H, यही क्या कहलाएगा हमारा दाब शीर्ष। यानी Pa/ρg को हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल H। और जब टंकी में द्रव था तो वहाँ पर लगभग वेग नगण्य था, यानी कि वेग शीर्ष क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। क्योंकि आधार रेखा समान ही है, ए और बी एक ही क्षैतिज में है। यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए और बी एक ही क्षैतिज रेखा पर, यानी कि इसका आधार रेखा से ऊंचाई सेम होगा, यानी ZA और ZB का मान समान ही रहेगा। तो जहाँ पर ZA है वहीं पर हम कैपिटल ZB लिख सकते हैं। अब PB यानी कि जब बाहर वायुमंडल में निकल रहा है द्रव तो वहाँ पर दाब कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर दाब शीर्ष यानी कि 0 हो गया। यहाँ पर हम लोग गेज प्रेशर को कैलकुलेट कर रहे हैं, जहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लगभग नगण्य माना जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शून्य मान करके जो दाब नापा जाता है, जो प्रेशर मापा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गेज प्रेशर। यहाँ पर गेज प्रेशर की बात हो रही,
यहाँ पर भी गेज प्रेशर लिए, यहाँ पर भी गेज प्रेशर लिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, और यदि हम लेना चाहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर यानी कि गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो यहाँ पर भी वही रखेंगे, यहाँ पर भी वही सेम वैल्यू तब भी आएगी। ठीक, प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2। जब एटमॉस्फेयर में दरों निकलेगा तो वहाँ पर वेग लगभग शून्य हो जाता है, इसलिए यहाँ पर v का मान शून्य, तो वेग शीर्ष भी शून्य। और z दोनों जगह a और b एक ही क्षैतिज में है, इसलिए यहाँ पर भी z ही होगा। प्लस हेड लॉसेस। हेड लॉसेस हमारी 3 टाइप की थी। एक आकस्मिक संकुचन 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g, दूसरा घर्षण के कारण शीर्षान 4FL वी स्क्वायर अपॉन 2gd, प्लस दरों का पाइप से निकास पर शीर्षान वी स्क्वायर अपॉन 2g। इन्हीं तीनों शीर्षानियों को हम जोड़ते हैं। कैपिटल एच यहाँ भी है, कैपिटल एच यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, कैपिटल एच केवल, और दाहिने तरफ क्या बचेगा, सभी शीर्ष हानियाँ बचेंगी। 0.5 वी स्क्वायर अपॉन 2g, 4FL वी स्क्वायर अपॉन 2gd और वी स्क्वायर अपॉन 2g। यहाँ आ गया ये कैपिटल एच बराबर। अब यदि यहाँ से हमको वेग v का मान पता चल जाए तो हम डिस्चार्ज आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं Q डिस्चार्ज बराबर क्या होता है, A इंटू वी। ए क्या हो जाएगा, पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया, और पाइप का डायमीटर हमें पता रहेगा। पाइप का डायमीटर यदि पता रहेगा तो π/4 d स्क्वायर से हम उसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लेंगे, यानी स्मॉल a का मान, और इसी में हम v का गुणा कर देंगे तो डिस्चार्ज हमारा निकल जाएगा। इस तरीके से हम पाइप से प्रवाह हो रहा तो डिस्चार्ज हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा क्या है, यदि एक टंकी से दूसरी टंकी में विसर्जन हो रहा है, एक टंकी से दूसरी टंकी में विसर्जन, तब हमको कैलकुलेट करना हो कि एक टंकी से दूसरी टंकी में दरों प्रति सेकंड कितना आ रहा है। तो इसके लिए हम अलग से फिगर नहीं बना रहे हैं, ये सेम फिगर है जो कि हम लोग संपूर्ण ऊर्जा रेखा में देखे थे, वही फिगर यहाँ पर भी आप लोग बना लीजिएगा। जो एक टंकी से दूसरी टंकी में डिस्चार्ज निकालने का फार्मूला आएगा वो यहीं से आएगा। ये जो फिगर है दिखाई दे रहा है आपको, यही फिगर उस हेडिंग में भी बनाना है आपको, उसी टॉपिक में ये भी फिगर रहेगा। 2 बार हम नहीं बनाए हैं, आप लोग इसको भी उसी में बना लीजिएगा। ठीक, समझ लेते हैं। इसमें हमको बर्नौली पर में यहाँ पर भी लगाना है। कहाँ लगाएंगे हम, एक पॉइंट ए पर और एक यहाँ पर पॉइंट डी। तो यहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा और यहाँ पर संपूर्ण ऊर्जा। जब यहाँ से दरों चलेगा तो देख रहे हैं कि आगे चलते चलते तमाम प्रकार की शीर्ष हानियाँ हो रही हैं, और उन्हीं शीर्ष हानियों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तभी ये इक्वेशन संतुलित होगा। कि यहाँ पर मान लीजिए 10 किलो जूल ऊर्जा थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते मान लीजिए 8 किलो जूल बची, तो 2 किलो जूल का लॉस हुआ हमारा, और इसी 8 किलो जूल में 2 किलो जूल का हम ऐड कर दें तो क्या हो जाएगी, ये इक्वेशन संतुलित, यानी यहाँ पर जो ऊर्जा बराबर हो जाएगा यहाँ पर जो ऊर्जा। यहाँ पर ऊर्जा क्या होगा, टोटल जो शीर्ष आ रहा है उसी में हम हेड लॉस को जोड़ देंगे। देखते हैं कहाँ कहाँ शीर्ष हानियाँ होती हैं यहाँ पर। पहली, जब टंकी से दरों इस पाइप में प्रवेश करेगा पॉइंट ए पर, तब आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष हानि होगी कितना, 0.5 v1 स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जब दरों ए से बी पहुँचेगा तो लंबाई इस पाइप की कितनी, L1, तो इसमें घर्षण के कारण भी शीर्ष हानि होगी जो कि 4FL वी स्क्वायर अपॉन 2gd होता है। तो यहाँ पर L के स्थान पे L1 रख देंगे, V के स्थान पे V1, और व्यास मान लीजिए इसका D1 है तो व्यास हम लिख देंगे D1। तो ये 2 टाइप की हानियाँ यहाँ पर भी, एक आकस्मिक संकुचन के कारण और एक घर्षण के कारण। आगे बढ़ते हैं। जब दरों टंकी ए से यानी इस पाइप से इस पाइप में प्रवेश करेगा, तब देखें आकस्मिक संकुचन यहाँ पर भी हो रहा है, आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष हानि होगा। और यहाँ पर जब L2 लंबाई में दरों आगे बढ़ेगा तो L2 लंबाई की जो पाइप है उसमें घर्षण के कारण भी शीर्ष हानि होगी, यानी 2 शीर्ष हानि यहाँ पर भी हो गई। ठीक इसी प्रकार जब इस क्रॉस सेक्शन यानी कि L2 लंबाई के पाइप से जब दरों इसमें प्रवेश करेगा, इस पाइप में, बड़े क्रॉस सेक्शन की पाइप में जिसका डायमीटर D3 है,
इसमें जब द्रव प्रवेश करेगा तो यहाँ पर देखें एकाएक क्रॉस सेक्शन इसका बढ़ जा रहा है, एकाएक क्रॉस सेक्शन बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या है, आकस्मिक वर्धन, आकस्मिक वर्धन के कारण शीर्ष हानि होगी। और दूसरा, इस L3 लंबाई के कारण जो घर्षण होगा पाइप के अंदर, उस घर्षण के कारण भी शीर्ष हानि होगी, तो शीर्ष हानि यहाँ पर भी हुई। तीसरा, आगे बढ़े, जब द्रव हमारा इस पाइप से टंकी में प्रवेश करेगा तो यहाँ पर भी क्या है, आकस्मिक वर्धन हो, तो इस आकस्मिक वर्धन के कारण भी शीर्ष हानि। इतनी शीर्ष हानियाँ हैं और इन्हीं सभी शीर्ष हानियों को हम यहाँ के टोटल शीर्ष में जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा यहाँ के टोटल शीर्ष के। तो बर्नौली पर में हमको लगाना ए और डी पर। ए पर संपूर्ण शीर्ष बराबर होगा डी पर संपूर्ण शीर्ष प्लस हेड लॉसेस के। देखें, सेम चीज यहाँ पर लिखा गया है, ए पर प्रवेश में शीर्ष हानि जो कि आकस्मिक संकुचन के कारण होगा 0.5 V1 स्क्वायर अपान 2G। पहले पाइप में घर्षण के कारण शीर्ष हानि 4FL1 V1 स्क्वायर अपान 2G D1। दूसरे पाइप में प्रवेश पर आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष हानि, जब दूसरे पाइप में प्रवेश करेगा पहले पाइप से दूसरे पाइप में, उसमें भी आकस्मिक संकुचन होगा। इस आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष हानि कितना होगा, 0.5 V2 स्क्वायर अपान 2G के बराबर होगा। अब दूसरे पाइप में भी घर्षण के कारण शीर्ष हानि होगी जो कि कितना होगा, 4FL2 V2 स्क्वायर अपान 2G D2। फिर जब दूसरे पाइप से तीसरे पाइप में प्रवेश करेगा तो आकस्मिक वर्धन होगा और आकस्मिक वर्धन के कारण शीर्ष हानि कितना होता है, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपान 2G। तो यहाँ पर दूसरे से तीसरे जा रहा है, आकस्मिक वर्धन हो रहा है। दूसरे पाइप में वेग V2, तीसरे में वेग V3, यानी V2 माइनस V3 का होल स्क्वायर अपान 2G। और तीसरे पाइप में घर्षण के कारण भी शीर्ष हानि होगी जो कि बराबर होगा 4FL3 V3 स्क्वायर अपान 2G D3। और तीसरे पाइप से जब टंकी में द्रव प्रवेश करेगा, तीसरे पाइप से टंकी में प्रवेश पर या तीसरे पाइप से निकास पर शीर्ष हानि कितना होता है, V स्क्वायर अपान 2G। तो V तीसरे पाइप में वेग कितना था, V3, तो यहाँ पर रख देंगे हम V3 स्क्वायर अपान 2G। इतने प्रकार की शीर्ष हानियाँ हुई। अब बर्नौली ए व डी पर लगा देते हैं, बर्नौली इक्वेशन ए व डी पर लगाने पर। तो ए पर दाब शीर्ष PA अपान ρg, वेग शीर्ष VA स्क्वायर अपान 2G और स्थैतिक शीर्ष ZA। यहाँ पर देखें, डी पर जब लगाएंगे बर्नौली थ्योरम तो यहाँ पर दाब शीर्ष PD अपान ρg, वेग शीर्ष VD स्क्वायर अपान 2G प्लस ZT आधार रेखा से ऊंचाई स्थैतिक शीर्ष प्लस हेड लॉसेस, जितने प्रकार की शीर्ष हानियाँ हुई। अब यहाँ पर दाब शीर्ष कितना था ए पर, कैपिटल H, यानी कि उस बिंदु की द्रव के स्वतंत्र तल से गहराई कितना था, कैपिटल H, VA स्क्वायर अपान 2G। पॉइंट ए पर द्रव का वेग लगभग 0 था, यानी कि वेग शीर्ष हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसकी आधार रेखा से ऊंचाई कितनी थी, Z थी, Z रख दिए। यहाँ पर द्रव की ऊंचाई कितनी थी टंकी में, दूसरी टंकी में कितना था, H डैश, यानी दाब शीर्ष कितना हो जाएगा, H डैश। और यहाँ पर भी वेग लगभग 0 हो जाएगा तो वेग शीर्ष भी 0 हो जाएगा। ZD यानी स्थैतिक शीर्ष कितना माने थे, Z डैश था, प्लस हेड लॉसेस, जो ऊपर अभी हेड लॉसेस हम लोग देखे हैं उन्हीं सबको यहाँ पर रख देंगे, एक ये, दूसरा ये, उसके बाद ये, इन्हीं सभी हेड लॉसेस को यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब देखें तो H प्लस Z यहाँ पर है, H डैश प्लस Z डैश यहाँ पर, इसको पक्षांतर कर दें तो H प्लस Z बचा और इधर क्या हो जाएगा, H डैश माइनस Z डैश। बाकी सेम दाहिने तरफ ऊपर का सब कुछ वैसे ही नोट कर लेंगे, जो कि ऊपर है वैसे सेम यहाँ पर भी नोट कर लेंगे। ध्यान से देखें इसको, तो ये क्या था, मान लीजिए टंकी ऐसे थी एक और दूसरी टंकी ये थी हमारी,
और यहाँ पर एक ये आधार रेखा खींचे थे। ये ऊंचाई हमारी z थी और ये ऊंचाई यहाँ पर z डैश, और यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ था वो कितना था h डैश, और यहाँ पर जो द्रव भरा हुआ था उसकी ऊंचाई कितनी थी h। तो h प्लस z ऐड कर दें और यहाँ पर h डैश प्लस z डैश ऐड कर दें, तो इस पूरे में से इतना हम जब घटाएंगे, यानी कि h प्लस z में से h डैश प्लस z डैश जब घटाएंगे तो कितना निकलेगा, ये यही मान तो निकल के आएगा। यानी कि दोनों टंकियों में द्रवतलों का अंतर निकल के आ रहा है कि यहाँ पर द्रवतल यहाँ तक था और यहाँ पर यहाँ तक, तो इन्हीं दोनों के बीच का अंतर निकल करके आ रहा है, या इन्हीं अंतर को हम मान लें स्मॉल h। तो यानी कि h प्लस z माइनस h डैश प्लस z डैश बराबर क्या है, दोनों टंकियों में द्रवतलों का अंतर, जिसको हम मान रहे हैं स्मॉल h। स्मॉल h, तो यानी स्मॉल h बराबर ये पूरी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ से हमको यदि वेग v का मान पता चल जाएगा तो विसर्जन हम निकाल लेंगे कि प्रति सेकंड द्रव कितने वेग कितना लीटर पर सेकंड पाइप से गुजर रहा है। ठीक, तो इस इक्वेशन में हम रखेंगे, जहाँ पर हमको विसर्जन निकालना होगा निकाल लेंगे। v1 पता हो जाएगा तो यानी कि q1 निकल जाएगा, इसी प्रकार v2 पता होगा तो q2 निकल जाएगा। सबको हम कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए, उपरोक्त समीकरण से v3 का मान निकालकर विसर्जन ज्ञात किया जा सकता है। v3 मतलब पाइप 3 में जो वेग है उसको निकाल लेंगे, उसी में हम a3 यानी कि पाइप नंबर तीसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया से गुणा कर देंगे तो हमारा q निकल जाएगा, यानी कितने दर से टंकी नंबर दूसरे में द्रव आ रहा है, प्रति सेकंड कितना लीटर द्रव दूसरी टंकी में प्रवेश कर रहा है। आगे है समांतर नलों में प्रवाह, फ्लो इन पैरेलल पाइप्स। नल यानी पाइप, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, दो पाइप को ऐड कर रहे हैं जो कि एक दूसरे के समांतर में। एक पाइप ये हमारा और दूसरे पाइप ये। एक मुख्य पाइप जा रही थी पहले इधर, अब इसी को क्या किया हम दो भागों में बांट दिए, एक ऊपर एक नीचे। एक पाइप हमारा ये इधर चली गई और एक पाइप ये फिर आगे चल करके ये दोनों पाइप एक दूसरे से ऐड हो गई, फिर ये मुख्य पाइप से जुड़ गई। देखें, मान लीजिए कि पाइप एक में जो विसर्जन हो रहा हो q1 है और इसका जो वेग है इस पाइप में उसका वेग मान लीजिए v1 है, और पाइप एक का जो डायमीटर वो मान लीजिए d1 है। ठीक इसी प्रकार मान लीजिए पाइप नंबर 2 में जो विसर्जन है q2 है और वेग v2 है, और इस पाइप 2 का डायमीटर d2 है। जो मुख्य पाइप है उसका डाया मान लीजिए d है, और यहाँ से जो विसर्जन हो रहा है वो q और इसका वेग v है। सेम डायमीटर इधर भी होगा क्योंकि मुख्य पाइप इधर भी, यानी कि यहाँ पर भी q विसर्जन होगा और वेग v ही रहेगा। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि यहाँ से जितना द्रव प्रति सेकंड जाएगा उतना ही द्रव इधर से निकलेगा भी, यानी कि इधर q का मान बराबर होगा ये q1 और q2 के। जितना द्रव इधर जाएगा वही तो दो भागों में इधर बटेगा और फिर वही जा करके यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि q बराबर हो जाएगा q1 प्लस q2 के। यहाँ पर दोनों पाइपों की लंबाई सेम ही रहती है, यानी कि इधर भी l है तो इधर भी l ही रहेगा। ठीक, बात आई हेड लॉसेस की। हेड लॉसेस यहाँ पर अगर जो HF1 पाइप नंबर 1 में HF1 माने घर्षण के कारण शीर्ष हानि, और पाइप नंबर 2 में HF2 माने, दोनों का जो शीर्ष हानि होती है वो सेम ही होता है। आगे देखें, इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, प्रवाह को बढ़ाने के लिए। यह संयोजन पाइपलाइन में प्रवाह बढ़ाने के लिए किया जाता है। इसमें दो पाइपों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। देखें, समांतर संयोजन में L1 बराबर L2 बराबर L3। जरूरी नहीं है कि दो ही पाइप हो, दो से अधिक कई सारे पाइपों को हम समांतर क्रम में ऐड कर सकते हैं। उन सभी की लंबाइयाँ आपस में बराबर ही रहेंगी, यानी L1
L2 L3 ऐसे जितने भी पाइपें होंगी सभी की लंबाई यहाँ पर में बराबर होगी। ठीक इसी प्रकार जो इसमें घर्षण के कारण शेष हानियाँ आएंगी वो भी HF1 HF2 HF3 या ऐसे जितने भी पाइपें होंगी सब में घर्षण के कारण शेष हानि बराबर ही होगा। जहाँ HF1 का होगा डार्सी सूत्र से हम लोग जानते हैं 4F1L1 V1 स्क्वायर अपान 2G/D1 और HF2 क्या हो जाएगा 4F2L2 V2 स्क्वायर अपान 2G/D2। जहाँ F2 क्या है पाइप 2 में घर्षण गुणांक और F1 पाइप 1 में घर्षण गुणांक। Q बराबर क्या होगा Q1 प्लस Q2 जो मुख्य पाइप से विसर्जन हो रहा है बराबर होगा जो अलग अलग जितनी भी पाइपें लगी हुई हैं सब में विसर्जन के योग के बराबर होगा। और HF बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है 4FLV स्क्वायर अपान 2GD। इसी को हम दूसरे रूप में कुछ लिखना चाहते हैं। देखें उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग जानते हैं कि Q बराबर A इंटू V होता है तो V बराबर क्या हो जाएगा Q अपान A। A क्या होता है क्रॉस सेक्शन एरिया। मान लीजिए डाया अगर जो D है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं π/4 D स्क्वायर। इसी को हम उल्टा गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4Q अपान πD स्क्वायर यानी कि V के स्थान पे हम लिख सकते हैं 4Q अपान πD स्क्वायर। तो जहाँ V है वहीं पर हम रख दे रहे हैं 4Q अपान πD स्क्वायर। तो यहाँ V के स्थान पर रख दिए 4Q अपान πD स्क्वायर लगा दिए होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ये 4 का वर्ग 16 और 16 गुणे 4 64 F है L यहाँ पर क्या हो जाएगा Q स्क्वायर बटे में 2G है ही है। अब ये क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ पाई स्क्वायर G तो रहेगा ही D यहाँ पर 1 है और ये D स्क्वायर पहले से था फिर स्क्वायर तो D के पावर 4 ये D के पावर 4 होगा और एक D यहाँ पर था तो यानी +1 कितना हो जाएगा D के पावर 5। अब 2 से अगर काट दें इसको तो क्या हो जाएगा ये 32 हो जाएगा। अब 32 को हम नीचे भी लिख सकते हैं तो पाई स्क्वायर G अपान 32 एक साथ लिख दिए बचा क्या FL Q स्क्वायर अपान D पावर 5 पाई स्क्वायर G भी नीचे ही रहे। पाई स्क्वायर G को जब हम सॉल्व करेंगे यानी कि G का मान हम रख देंगे 9.81 और पाई का मान 3.14 सॉल्व कर लेंगे लगभग आता है ये 3.025 यानी कि इसको लगभग हम 3 भी लिख सकते हैं। तो जहाँ पर पाई स्क्वायर G अपान 32 है उसी को हम क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं। तो यानी FL Q स्क्वायर अपान 3D के पावर 5 यानी कि HF जो घर्षण के कारण शेष हानि है उसको हम FL Q स्क्वायर अपान 3D के पावर 5 भी लिख सकते हैं जो कि अभी तक क्या था 4FLV स्क्वायर अपान 2GD। HF बराबर FL अपान 3D के पावर 5 अलग कर लिए Q स्क्वायर को अलग कर दिए। FL अपान 3D के पावर 5 को हम बोलते हैं फ्लो रेजिस्टेंस जिसको हम स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं यानी स्मॉल r बराबर FL अपान 3D के पावर 5। तो जहाँ पर FL अपान 3D के पावर 5 वहीं पर हम रख देंगे स्मॉल r यानी HF बराबर RQ स्क्वायर भी लिख सकते हैं जहाँ R क्या है फ्लो रेजिस्टेंस। अब समीकरण 1 से देखें तो समीकरण 1 में क्या था हमारा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 था। तो उसी में हम यहाँ से Q का मान निकाल करके रख रहे हैं। तो यहाँ अगर HF बराबर RQ स्क्वायर है तो Q बराबर क्या हो जाएगा HF अपान R ये हो जाएगा Q स्क्वायर यानी Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा हमारा HF अपान R। तो अब यदि हमको Q बराबर लिखना हो तो क्या करेंगे यहाँ पर अंडर रूट लगा देंगे HF अपान R और यदि Q1 लिखना होगा तो क्या करेंगे HF1 अपान R1 Q2 लिखना होगा तो HF2 अपान R2 लिख देंगे। तो इक्वेशन 1 में जहाँ पर Q था वहीं पर क्या रख देंगे हम अंडर रूट में HF अपान R और Q1 के स्थान पर रख देंगे HF1 अपान R1 और Q2 के स्थान पर रख देंगे HF2 अपान R2
अंडर रूट में, प्लस ऐसे जितना भी होगा पाइप जुड़ा होगा सबको हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं क्या एच एफ बराबर आर क्यू स्क्वायर, यहाँ से क्यू का मान रख सकते हैं। अभी हम क्या देखें कि समांतर क्रम संयोजन में HF1 HF2 सब बराबर ही होता है। मान लेते हैं ये कितना है HF, तो यानी कि HF1 और HF2 के स्थान पे हम HF रख सकते हैं, तो यहीं पर हम रख दिए HF, ये HF, यहाँ पर भी HF दोनों तरफ है, कॉमन लेकर के काट सकते हैं, बचेगा क्या 1/√R, इधर 1/√R1, इधर प्लस 1/√R2 प्लस ऐसे जितना भी हो। इसको आगे और क्या ले सकते हैं हम, R बराबर अभी देखें हम लोग फ्लो रेजिस्टेंस FL/3D के पावर 5 होता है, तो जहाँ पर R है वहीं पर रख दिए FL/3D के पावर 5। अंडर रूट को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, पावर 1/2 रख दिए। ठीक इसी प्रकार R1 का मान और R2 का मान रख दिए। अब ये ऊपर जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी 3D के पावर 5 पावर 1/2 बचेगा नीचे FL के पावर 1/2। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम लिख देंगे 3D1 के पावर 5 के पूरे के पावर 1/2 F1L1 पावर 1/2, 3D2 के पावर 5 पूरे के होल पावर 1/2 बटे में F2L2 के पावर 1/2। ध्यान से देखें तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी कॉमन लेकर के काट सकते हैं, कट जाएगा। और एक चीज़ हम देखें कि L1 बराबर L2 बराबर L3 होता है, यानी L यहाँ L1 L2 सब बराबर ही रहेगा। मान लीजिए L है तो यहाँ से L भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या ऊपर D5 है उसके पावर 1/2, D के पावर 5 पूरे के पावर 1/2, तो इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं D के पावर 5/2, यानी ऊपर क्या बचेगा हमारा D के पावर 5/2, नीचे बचेगा F के पावर 1/2, इसी को हम अंडर रूट F भी लिख सकते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर D1 के पावर 5/2 बटे में अंडर रूट F1, D2 के पावर 5/2 बटे में अंडर रूट F2, ऐसे प्लस जितना भी होगा पाइप सबको हम ऐड कर लेंगे। मान लीजिए कि F1 F2 F3 यदि बराबर है, यानी कि जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है F1 F2 F3 का मान यदि बराबर हो और वो मान लीजिए F है, तो जहाँ पर F1 F2 F3 होंगे वहीं पर हम क्या रख सकते हैं स्मॉल f भी रख सकते हैं, यानी कि यहाँ पर तो स्मॉल f पहले से ही था, F1 के स्थान पर भी हम f रख दिए और F2 के स्थान पर भी f रख दिए, दोनों तरफ हैं कैंसिल हो जाएंगे। इधर बचेगा केवल D के पावर 5/2, यहाँ पर D1 पे पावर 5/2 और यहाँ D2 के पावर 5/2, तो यहाँ से भी एक रिलेशन निकल करके आता है D1 और D2 में, कब समांतर क्रम संयोजन। एक चीज़ और देखें कि ये 2 पाइप लगा हो या 3 पाइप लगे हों तो सारे पाइपों के में जो घर्षण के कारण शीर्षान होती हैं वो बराबर होता है। ऊपर 2 पाइपें क्यों लगी हुई थी, यानी कि HF1 बराबर होगा HF2 के। HF1 को हम R1Q1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, HF2 को R2Q2 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। इसी को पक्षांतर करेंगे तो Q2 को इधर ले आएँ तो Q1/Q2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, यहाँ पर बचेगा R2/R1। Q1/Q2 को लिखना होगा तो क्या करेंगे, स्क्वायर इधर आएगा अंडर रूट हो जाएगा, यानी Q1/Q2 अपान हो जाएगा बराबर R2/R1। ध्यान से देखें तो QR के व्युत्क्रमानुपाती, जैसे Q1 यहाँ पर है तो R1 नीचे है, Q2 नीचे है तो R2 ऊपर, यानी कि Q अनुक्रमानुपाती है 1/√R के। देखें यहाँ पर Q1 है तो नीचे अंडर रूट में R1, Q2 नीचे है तो ये ऊपर R2, यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती का निशान है। तो यह अर्थात हम Q लिख सकते हैं Q अनुक्रमानुपाती 1/√R में R, या Q व्युत्क्रमानुपाती होगा अंडर रूट R के। Q1/Q2 अभी हम देखे हैं अंडर रूट में क्या था R2/R1, तो R2 को हम F2L2 3D2 के पावर 5 भी लिख सकते हैं और R1 को F1L1/3D1 के पावर 5 भी लिख सकते हैं। ये
उलट के गुणा हो जाएगा, क्या बचेगा 3d1 के पावर 5 अपान f1 L1, पूरे को हम अंडर रूट में कर दिए। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ऊपर f2 नीचे f1 एक साथ रख दिए। चूंकि यहाँ पर L1 L2 बराबर होंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा L1 L2, बचेगा क्या d1 अपान d2 पूरे के पावर 5/2, क्योंकि अंडर रूट भी है। ठीक, यदि f1 बराबर f2 हो तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या d1 अपान d2 होल पावर 5/2, यानी q1 अपान q2 बराबर लिख सकते हैं d1 अपान d2 होल पावर 5/2 भी लिखा जा सकता है। नलों का श्रेणी क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ पाइप्स। मान लीजिए एक पाइप ये है, दूसरा पाइप ये, तीसरी पाइप ये, सब एक साथ सीधी लगी हुई है, यानी श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। पाइप 1 की लंबाई L1 व्यास D1, पाइप 2 की लंबाई L2 व्यास D2, पाइप 3 की लंबाई L3 व्यास D3 है। जो विसर्जन इधर से निकलेगा, जो Q का मान यहाँ से इस पाइप से निकलेगा, वही इधर भी जाएगा, वही इधर भी, यानी कि सब जगह Q का मान सेम ही रहेगा कि प्रति सेकंड यहाँ से जो द्रव निकल रहा होगा वही प्रति सेकंड द्रव यहाँ पर भी निकलेगा, वही प्रति सेकंड द्रव यहाँ से भी निकलेगा, यानी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में Q एक दूसरे के बराबर ही हो गया, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q3। ठीक, अब इसी के इक्विवेलेंट हम पाइप लगाना चाहें तो कैसे, इतनी ही लंबाई का, जितनी लंबाई ये तीनों मिलाकर के हो रहा है, इतनी ही लंबाई का हम एक इक्विवेलेंट पाइप लगाना चाहते हैं। तो अब उसके लिए डायमीटर कितना रखा जाना चाहिए कि जो डिस्चार्ज यहाँ पर हो रहा था वही डिस्चार्ज यहाँ पर भी हो। कैसे निकालेंगे देखते हैं आगे। देखें यहाँ पर L बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 प्लस L3 के, तो हम लिख सकते हैं L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3, जहाँ L क्या है, इक्विवेलेंट पाइप की लंबाई है। Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 होगा, सब एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, तो जो पाइप 1 से विसर्जन होगा वही पाइप 2 से भी, वही पाइप 3 से भी, यानी Q1 बराबर Q2 बराबर Q3 बराबर Q हम मान सकते हैं। घर्षण के कारण शीर्ष हानि निकालना हो हमको, तो घर्षण के कारण शीर्ष हानि मान लीजिए यहाँ पर HF1, यहाँ पर मान लीजिए HF2 है, यहाँ पर मान लीजिए HF3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कुल घर्षण के कारण शीर्ष हानि। तो यानी HF बराबर हो जाएगा किसके, HF1 प्लस HF2 प्लस HF3, ऐसे जितनी भी पाइपें सीरीज कॉम्बिनेशन में लगी होंगी। अब HF बराबर हम लोग जानते हैं RQ² होता है, तो जहाँ HF है वहीं लिख देंगे RQ²। HF1 को हम लिख देंगे R1Q1², HF2 R2Q2², HF3 R3Q3²। चूँकि अभी हम देखे हैं कि Q1 Q2 Q3 बराबर होगा, बराबर Q मान लें, तो क्या हो जाएगा, Q1 के स्थान पे Q, Q2 के स्थान पे Q, Q3 के स्थान पे Q, दाहिने तरफ भी Q² और बाएं तरफ भी Q² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर R, इधर बचेगा R1 R2 R3, R1 धन R2 R3। यहाँ R क्या है, फ्लो रेजिस्टेंस है, ना कि रेडियस, यहाँ पर त्रिज्या नहीं है यार, यहाँ पर R क्या है, फ्लो रेजिस्टेंस, जिसका मान क्या है FL/3D के पावर 5। अब R के स्थान पे हम रख सकते हैं FL/3D के पावर 5 भी रख सकते हैं, रख दिए। R1 के स्थान पे रख देंगे F1L1/3D1 के पावर 5, R2 के स्थान पे F2L2/3D2 के पावर 5, इसी प्रकार F3L3/3D3 के पावर 5 प्लस जितना भी पाइप हो। ध्यान से देखें तो यहाँ पर 3 नीचे सब जगह है, कॉमन लेकर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा FL/D के पावर 5, बाकी जो बचेगा यहाँ पर हम इसको नोट कर लेंगे। अब यदि मान लें कि जो घर्षण कोफिशिएंट है, यानी घर्षण गुणांक F1 F2 F3 बराबर है मान लीजिए F के, तो यानी कि यहाँ पर F1 के स्थान पे F रख देंगे, यहाँ भी F, यहाँ भी F, दाहिने तरफ सब जगह F हो जाएगा, बाएं तरफ भी F है, कॉमन लेकर के कैंसिल कर देंगे, बचेगा क्या L/D के पावर 5, यहाँ पर बचेगा L1/D1 के पावर 5, L2/D2 के पावर 5
प्लस L3/D3 के पावर 5 प्लस ऐसे जितना भी होगा सबको हम ऐड कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ से अब हम निकाल सकते हैं डायमीटर D का मान। तो यहाँ से इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर हम निकाल सकते हैं। ठीक, क्योंकि हमको लंबाई तो पता ही रहेगा, निकाल लेंगे L1 धन L2 धन L3 से। L1 L2 L3 पता ही रहेगा, D1 D2 D3 पता ही रहेगा। तो यहाँ से हम D का मान निकाल सकते हैं। पाइप द्वारा टंकी खाली होने का समय, टाइम ऑफ इम्पटिंग टैंक थ्रू पाइप। देखें क्या कह रहा है कि मान लीजिए एक टंकी है जिसमें शुरुआत में H1 ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ था। अब यहाँ पर एक हम पाइप ऐड कर दिए, ये लगा हुआ है, पाइप ऐड कर दिए हैं। तो इस पाइप से अब बाहर द्रव निकल रहा होगा। तो द्रव बाहर निकल रहा होगा तो ये टंकी कितने समय में खाली कर देगा, या हम यूँ कहें कि जो द्रव का तल शुरुआत में H1 था वो बाद में H2 लाने में कितना समय लगेगा, इसको हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, मान लीजिए कि किसी समय जो टंकी में द्रव तल की ऊंचाई है वो H है, और dt टाइम में मान लीजिए dt टाइम में उसकी द्रव तल की ऊंचाई dh घट जा रही है। मान लीजिए किसी समय टंकी में द्रव तल की ऊंचाई स्मॉल h था और वो dt समय में घट करके dh कम हो जा रहा है। तो अब इस समय विसर्जन, यहाँ से विसर्जन जो होगा, अच्छा एक चीज़ ध्यान दें कि जो आयतन यहाँ से घटेगा प्रति सेकंड, जितना आयतन यहाँ से घटेगा उतना ही बाहर निकलेगा। यानी कि पाइप से जो डिस्चार्ज होगा प्रति सेकंड बराबर होगा यहाँ जो आयतन में कमी हुई है। एक चीज़ और ध्यान दें कि यहाँ पर कि जब यहाँ से द्रव पाइप में प्रवेश करेगा तो ये क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया घटेगा, यानी आकस्मिक संकुचन के कारण शीर्ष हानि हो जाएगी। और इस लंबाई में घर्षण के कारण भी शीर्ष हानि होगी। यानी यहाँ पर दो टाइप की शीर्ष हानि को देखने को मिल रही है। ठीक, तो यहाँ पर देखें टंकी से पाइप में प्रवेश पर शीर्ष हानि जो कि आकस्मिक संकुचन, और यहाँ पर घर्षण के कारण शीर्ष हानि, और तीसरा जब बी से द्रव बाहर निकलेगा तो यहाँ पर पाइप से निकास के कारण शीर्ष हानि जो कि V²/2G होता है। तो ये शीर्ष हानि हो गई, पाइप में घर्षण के कारण शीर्ष हानि और पाइप से निकास पर शीर्ष हानि। ठीक, अब हमको यही कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पर टाइम t को निकालने के लिए कि टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी यदि H1 ऊंचाई तक द्रव भरा हुआ है। तो हम ये जानेंगे कि ये जितना द्रव प्रति सेकंड यहाँ से खाली होगा उतना ही द्रव बाहर इस पाइप से निकलेगा। ठीक, मान लीजिए किसी समय जब ऊंचाई h है तो वेग मान लीजिए द्रव में यहाँ पर पानी पाइप में जो द्रव का प्रवाह है वो v वेग से हो रहा है। जैसे जैसे ऊंचाई घटती बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वेग v का भी मान परिवर्तित होगा। जब ऊंचाई h है तब मान रहे हैं कि जो वेग है वो स्मॉल v है। जब वेग स्मॉल v होगा तो विसर्जन कितना होगा, q का मान a इंटू v होता है, q बराबर a इंटू v, जहाँ a क्या हो जाएगा पाइप का क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर जो डायमीटर d है तो a को हम लिख सकते हैं π/4d² इंटू v। ये कब है, प्रति सेकंड। dt टाइम में लिखना होगा तो क्या होगा, प्रति सेकंड यदि इतना विसर्जन हो रहा हो तो dt टाइम में ab इंटू dt हो जाएगा। तो इतना द्रव ये बाहर निकलेगा पाइप से और उतना ही द्रव यहाँ से टंकी में खाली हो जाएगा। टंकी में यदि द्रव का तल dh नीचे आ रहा है, dh नीचे आ रहा, मान लीजिए टंकी का ये क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल A है, तब कितना आयतन में कमी हुआ होगा, आयतन बराबर एरिया गुणे लेंथ होता है। तो लेंथ में कमी कितनी आई dh, तो कितना आयतन में कमी आएगा a इंटू dh। चूँकि यहाँ पर ऊंचाई घट रही है ना, ऊंचाई जब घटती है तो इसको हम माइनस लिखते हैं, तो यानी कि माइनस लिख देंगे माइनस a गुणे dh, इतना आयतन में कमी आएगा कितने समय में, dt समय में, और उतना ही द्रव इस पाइप से बाहर
निकल जाएगा। आगे देखें, dt समय में टंकी में द्रव के आयतन में कमी बराबर होगा dt समय में पाइप से द्रव का विसर्जन। आयतन में कितनी कमी हो रही थी? -a गुणे डी एच। विसर्जन a इंटू वी इंटू डी टी, तो a का मान हो जाएगा π/4 वी डी स्क्वायर इंटू वी इंटू डी टी। ऋणात्मक चिन्ह किस लिए प्रयोग करें? क्योंकि h का मान घट रहा है। अब यहाँ से dt का मान निकालना हो हमको, तो हम क्या करेंगे? dt को छोड़कर बाकी सबको पक्षांतर कर देंगे, तो ये 4 हो जाएगा इधर, -4 a डी एच अपान में πd² v। अब हमको यदि t का मान निकालना हो कि h1 से h2 तक आने में, द्रव का तल h1 से h2 तक आने में कितना समय लगेगा, तो हम क्या करेंगे? समाकलन लगाते हैं। समाकलन लगाने के लिए क्या जरूरी होता है कि केवल एक ही वेरिएबल राशि होनी चाहिए, हमारा 2 वेरिएबल नहीं होनी चाहिए। ध्यान दें यहाँ पर, तो जैसे जैसे द्रव का तल घटेगा बढ़ेगा वैसे वैसे v का मान भी घटेगा बढ़ेगा, ठीक। और यहाँ पर ये डी एच है, तो यहाँ पर भी एच भी होना चाहिए, क्योंकि यहाँ डी एच है तो यहाँ v है। हम इसका समाकलन कर नहीं पाएंगे, तो हमें v को यानी चेंज करना पड़ेगा। तो v को कैसे चेंज करेंगे देखेंगे। मान लीजिए जब टंकी में द्रव तल h ऊंचाई पर है, तब पाइप की केंद्र रेखा पर टंकी के अंदर O और पाइप के निकास B पर बर्नौली प्रमेय लगा रहे हैं। तो बिंदु O जो कि टंकी के अंदर है, वहाँ पर बर्नौली प्रमेय लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? दाब शीर्ष PO अपान रो जी, वेग शीर्ष VO² अपान 2g, स्थैतिक शीर्ष ZO। इसी प्रकार जब B पर लगाएंगे PV अपान रो जी, VV² अपान 2g प्लस ZV प्लस हेड लॉस। ऊंचाई कितनी थी बिंदु O पर? स्मॉल h प्लस जब वेग शीर्ष 0 हो जाए, क्यों? क्योंकि टंकी के अंदर वेग 0 है, प्लस मान लीजिए आधार रेखा से ऊंचाई z है, ठीक। अब PV बिंदु B पर जो दाब है वो 0 है, क्योंकि यहाँ पर द्रव बाहर एटमॉस्फेयर में आ रहा है, और यहाँ पर हम किस दाब को ले रहे हैं? गेज दाब को ले रहे हैं, इसलिए वायुमंडलीय दाब को हम 0 मानते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 0, और ये वेग भी 0 हो जाता है, जब बाहर निकलेगा द्रव लगभग वेग 0। क्योंकि बिंदु O और बिंदु B एक ही क्षैतिज रेखा पर है, तो जितना आधार रेखा की ऊंचाई, आधार रेखा से बिंदु O की ऊंचाई होगी, उतना ही ऊंचाई आधार रेखा से बिंदु B की भी होगी। तो जहाँ Z है तो यहाँ पर भी Z ही होगा, प्लस हेड लॉस है। तीनों प्रकार के हेड लॉस है जो ऊपर अभी देखें, उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे। तो इधर बचेगा क्या? Z से Z कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा H बराबर हेड लॉसेस। हमको निकालना क्या? V का मान। तो यहाँ देखें v² कॉमन ले लें, v² अपान 2g, v नीचे 2g बचेगा क्या है? 0.5। यहाँ पर 4FL अपान d बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 1 धन 0.5 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो गया। हमको v² अपान 2g छोड़ के बाकी इसको पक्षांतर कर दें, क्या बचेगा? h/4FL अपान d प्लस 1.5। हमको चाहिए क्या? v, तो इस 2g को इधर भेज दें, यानी v² बराबर क्या हो जाएगा? 2gh/4FL अपान d प्लस 1.5 हो जाएगा। अब v चाहिए तो यहाँ क्या लगेगा? स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आएगा अंडर रूट लगेगा, तो पूरे का अंडर रूट, यानी कि अलग अलग भी लिख सकते हैं। √2gh इधर लिख दिए और बटे में लिख दिए अंडर रूट में 4FL अपान d प्लस 1.5। इसी v का मान इक्वेशन नंबर 1 में हम रख दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 पीछे हम लोग देख चुके हैं, जहाँ v था वहीं पर हम रख दिए, बाकी सेम सब कुछ वैसे ही नोट कर लिए। -4AD अपान में πd², यहाँ पर v था तो v के स्थान पर हम ये v का मान रख दिए। ये ऊपर होकर के गुणा हो जाएगा, बचेगा क्या? यहाँ पर देखें
-4a/dh अपान में बचेगा πd²√2gh। यहाँ आ जाएगा 4fl/d प्लस 1.5। अब यहाँ देखें, एरिया कैपिटल ए है, टंकी का क्षेत्रफल बदलेगा नहीं, पाइप का क्षेत्रफल डी बदलेगा नहीं, जी गुरुत्वाकर्षण है बदलेगा नहीं, घर्षण गुणांक बदलेगा नहीं, एफ का मान, पाइप की लंबाई एल बदलेगा नहीं, पाइप का डायमीटर बदलेगा नहीं, 1.5 तो कांस्टेंट है। यानी कि यहाँ पर ये सारी वैल्यू हमारी कांस्टेंट है। तो समाकलन करते समय कांस्टेंट को हम बाहर निकाल लेते हैं और जो चर राशियाँ होती है उन्हीं का हम समाकलन करते हैं। तो नीचे √h था, उसको जब हम ऊपर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा, √h को h के पावर 1/2 लिखेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो -1/2 हो जाएगा। बाकी कांस्टेंट राशियों को एक साथ हम रख दिए। अब समाकलन हमको करना है, तो मान लीजिए t समय में टंकी का द्रवतल h1 से h2 हो जाता है। तो समीकरण 2 का जो ऊपर अभी लिखे हैं इसका हम समाकलन कर दें। तो 0 से t, समय जब 0 से t लगने में, तब द्रव का तल कितना हो रहा, h1 पहले था, बाद में हो गया h2। कांस्टेंट राशि बाहर निकालेगा, बचेगा जो चर राशि उसी का हम समाकलन करेंगे, h के पावर -1/2 dh। h के पावर -1/2 समाकलन करेंगे, क्या आ जाएगा, h के पावर -1/2 धन 1 बटे में सेम वैल्यू -1/2 धन 1। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर 1/2 आएगा, 2 ऊपर जाएगा, गुणा हो जाएगा 4 में, कितना हो जाएगा -8। यहाँ पर क्या बचेगा, h के पावर 1/2। निश्चित समाकलन में क्या करते हैं, पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे। तो जहाँ h है वहीं पर पहले रखेंगे h2, बाद में h1। तो यहाँ पर पहले हम h2 रख दिए, बाद में हम रख दिए h1। तो h के पावर 1/2, तो उसको हम अंडर रूट भी लगा सकते हैं। अब यहाँ माइनस है, तो माइनस का जब इसमें गुणा कराएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, यानी h1 अंडर रूट में h1 आगे आ जाएगा, -√h2। ये टाइम t का मान है जब द्रव का तल h1 से h2 आ रहा है। अब टंकी यदि हमको पूरा खाली करना है, टंकी पूरा खाली करने का मतलब उसमें कुछ भी द्रव बचेगा नहीं, यानी h2 का मान शून्य हो जाएगा। बाद में जो द्रव तल हम मान रहे थे वो शून्य हो गया, यानी h2 का मान यहीं पर हम शून्य रख देंगे, तो पूरी टंकी हमारी खाली हो जाएगी, h2 बराबर 0। अतः टंकी पूरी खाली होने का समय, तो ऊपर के इक्वेशन में जहाँ पर h2 है वहीं पर बस 0 रख देना, बाकी सब कुछ वैसे ही नोट कर लेना। तो ये पूरा वही रहेगा वैल्यू, यहाँ पर √h1 बचेगा और ये तो मान 0 हो चुका है, तो ये t की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, टंकी के पूरी खाली होने का समय। पाइपलाइन द्वारा शक्ति संचरण, पावर ट्रांसमिशन थ्रू पाइपलाइन, यानी एक पाइपलाइन है जिसमें द्रव बह रहा है, तो उस द्रव के कारण कितना पावर ट्रांसमिट हो सकता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, उसका मान हमें कैलकुलेट करना है। देखें कहाँ प्रयोग किया जाता है, देख लें। इसके अंतर्गत पाइपों में जल या तेल प्रवाहित करके शक्ति को संचारित करते हैं। इस प्रकार के शक्ति संचरण का उपयोग हाइड्रोलिक चालित यानी हाइड्रोलिक युक्तियों जैसे हाइड्रोलिक प्रेस यानी द्रविक प्रेस, हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक लिफ्ट, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, यूटीएम भी बोलते हैं, यूनिवर्सल परीक्षण मशीन। हाइड्रोलिक जैक भार को उठाने में, हाइड्रोलिफ्ट भी क्या करता है, हाइड्रोलिफ्ट ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर आने के लिए, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। इन सब में हाइड्रोलिक युक्तियों में क्या करते हैं हम लोग, द्रव के माध्यम से या तेल के माध्यम से जल प्रयोग कर सकते हैं, द्रव जल भी हो सकता है या तेल भी हो सकता है। इन्हीं के माध्यम हम पावर एक स्थान से दूसरे स्थान को ट्रांसमिट करते हैं। कैसे करते हैं, उसमें कितना पावर आता है देखते हैं। मान लीजिए कोई पाइप है जिसमें यहाँ से कोई द्रव अंदर प्रवेश कर रहा था, ये प्रवेश सिरा हो गया, और यहाँ से बाहर निकल रहा है, ये निकास सिरा हो गया।
जब प्रवेश कर रहा था मान लीजिए उस समय संपूर्ण शीर्ष कैपिटल एच है। निकास जब होगा तो इसकी लंबाई मान लीजिए एल है या जो भी हो, तो इस लंबाई के कारण इसमें कुछ घर्षण होगा, पाइप के अंदर घर्षण के कारण भी शीर्ष हानि होगी, वो मान लीजिए एच एफ है। तो यहाँ पर जो शीर्ष कैपिटल एच था अब उसी में शीर्ष हानि स्मॉल एच एफ होगा, तो बचेगा केवल एच माइनस एच एफ बचेगा। एच एफ तो शीर्ष हानि निकल गया, तो जो निकास पर हमको शीर्ष मिल रहा है यानी हेड मिल रहा है वो कितना मिलेगा, एच माइनस एच एफ मिलेगा। मान लीजिए कि पाइप से प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का भार कैपिटल डब्ल्यू है। पाइप में प्रवेश पर संपूर्ण शीर्ष कैपिटल एच है। पाइप प्रवाह में घर्षण शीर्ष हानि कितना है, एच एफ है। तो पाइप के निकास पर संपूर्ण शीर्ष कितना हो जाएगा, जितना टोटल हेड था प्रवेश पर उसी में से घर्षण के कारण शीर्ष हानि को हम घटा देंगे, ये निकल जाएगा हमारा निकास पर संपूर्ण शीर्ष। अब हमको पावर निकालना है, तो पावर बराबर क्या होता है, पाइप द्वारा शक्ति संचरण बराबर प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का भार गुणे संपूर्ण शीर्ष। और प्रति सेकंड प्रवाहित द्रव का भार हम माने हैं कैपिटल डब्ल्यू, और निकास पर संपूर्ण शीर्ष कितना मिल रहा था हमको, कैपिटल एच माइनस एच एफ, दोनों का गुणा कर देंगे, ये क्या हो जाएगा हमारा पावर, कितना पावर निकास पर मिल रहा है। पावर का मात्रक जूल प्रति सेकंड या वाट होता है। अब इसी को किलोवाट में बदलना है तो क्या करेंगे, 1000 से भाग दे देंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा पावर पी का मान, ये आउटपुट पावर है जो कि हमें मिल रहा है निकास पर, जिसके माध्यम से हम हाइड्रोलिक प्रेस या यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या हाइड्रोलिक जैक आदि हाइड्रोलिक युक्तियों को चलाते हैं। अब हमको इफिशियंसी निकालना हो तो इफिशियंसी बराबर हम लोग जानते हैं आउटपुट अपान इनपुट होता है, कि आउटपुट पावर हमको कितना मिला और इनपुट पावर उसको हम कितना दे रहे थे, इन्हीं का रेशियो इफिशियंसी कहलाएगा। यानी इफिशियंसी नीटा बराबर पी आउटपुट अपान पी इन, यानी पावर हमको कितना मिल रहा है बटे में कितना पावर अंदर प्रवेश किया था, गुणे अगर परसेंटेज में लिखना होगा तो इसी में हम 100 का गुणा कर देंगे, ये इफिशियंसी परसेंटेज में आ जाएगी। पी आउटपुट हम लोग देखें अभी, पी आउट कितना है, डब्लू गुणे एच माइनस एच एफ, इतना वाट है। और पी इन कितना था, डब्लू गुणे संपूर्ण शीर्ष हो रहा है तो डब्लू गुणे संपूर्ण शीर्ष, इनपुट में संपूर्ण शीर्ष कितना था कैपिटल एच, तो कैपिटल डब्लू इंटू कैपिटल एच क्या हो जाएगा, पी इनपुट हो जाएगा और पी आउटपुट हो जाएगा कैपिटल डब्लू कोष्टक में एच माइनस एच एफ, आउट अपान इन रख देंगे, कैपिटल डब्लू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एच माइनस एच एफ अपान में एच, ये आ जाएगा एफिशिएंसी का मान। परसेंटेज में करना होगा, इसी में हम 100 से गुणा कर देंगे, ये निकल जाएगा परसेंटेज में। अब हमको मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना हो कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होगा, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी बराबर हम लोग देखे हैं कि पी आउट यानी निकास पर कितनी शक्ति मिल रही है बटे पी, यदि इसको अधिकतम करना है तो उसके लिए हमें पी आउटपुट अधिकतम होना चाहिए, यानी जो पावर हमें मिल रही है वो अधिक होना चाहिए, तभी एफिशिएंसी हमारी अधिक होगी। यानी अधिकतम दक्षता के लिए क्या देखें हम कि पी आउट अधिकतम होना चाहिए, तो पी आउट हम देखें हैं कितना था, डब्लू कोष्टक में एच माइनस एच एफ, डब्लू क्या होता है भार है प्रति सेकंड, तो भार बराबर क्या होता है रो वी जी, वी क्या होता है आयतन, आयतन क्या होता है एरिया गुणे लेंथ, एरिया मान लीजिए ए है, लेंथ प्रति सेकंड की बात हो रही है तो जो वेग होता है वही प्रति सेकंड लेंथ यानी ए इंटू वी, ये आयतन हो जाएगा, यानी कि कैपिटल डब्ल्यू का मान हो जाएगा रो जी ए वी। ए के स्थान पे क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए पाइप का डाया है वो डी है, तो एरिया कितना हो जाएगा π/4 डी स्क्वायर, और एच एफ घर्षण के कारण शीर्षान कितना होता है 4FLV² अपान 2GD। पी आउट बराबर कितना हो जाएगा, डब्लू के स्थान पे मान रख दिए और यहाँ पर ये एच एफ का मान रख दिए, अंदर हम वी का गुणा करा दिए, एच वी माइनस 4FL V³ हो जाएगा यहाँ पर, अब क्योंकि स्क्वायर पहले से था, एक वी फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा बटे में 2GD।
अब हमको मैक्सिमम पी आउट चाहिए, तो हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं मैक्सिमा मिनिमा चैप्टर। मैक्सिमा मिनिमम के लिए क्या करते हैं, जिसको अधिकतम करना है उसमें जो वेरिएबल राशि है उसी के सापेक्ष उसका हम इक्वेशन डिफरेंशियल करते हैं, बराबर रख देते हैं 0 के। तो इसमें देखें रो तो रो का घनत्व कांस्टेंट रहेगा, जी भी नहीं बदलेगा, पाइप की डाया भी नहीं बदलेगा, शुरुआत में जो प्रवेश पर हमको संपूर्ण शीर्ष मिल रहा है वो भी नहीं बदलेगा, घर्षण गुणांक स्मॉल एफ का भी मान नहीं चेंज होगा, एल का भी मान नहीं चेंज होगा, जी का भी मान नहीं चेंज होगा, यानी बचा कौन, वी, वेग वी बचा, वेग वी का मान चेंज हो सकता है, यानी कि जो चेंज हो रहा है उसी के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो डी पी आउट अपान डी वी फॉर मैक्सिमा मिनिमा रखेंगे इसको हम 0। तो कांस्टेंट राशि को हम बाहर निकालेंगे और जो वेरिएबल है उसी का हम अवकलन कर देंगे। तो यहाँ पर रो जी गुणे में π/4 डी स्क्वायर तो कांस्टेंट है, यहाँ पर अवकलन करेंगे तो h इंटू वी, एच तो कांस्टेंट है तो एच का अवकलन होगा नहीं, वी का केवल होगा, तो वी का अवकलन 1 हो जाएगा, तो एच गुणे 1। यहाँ पर 4FL अपान 2GD कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा, बचेगा क्या, वी क्यू का अवकलन 3V स्क्वायर, क्या आ जाएगा, रो जी गुणे π/4 डी स्क्वायर, बचेगा यहाँ कोष्टक में h माइनस 4 तो ऑलरेडी था, 3 आगे आएगा, गुणा हो जाएगा 12FLV स्क्वायर अपान 2GD। इसको हम पक्षांतर कर दें इधर तो 0 बटे इतना 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, h माइनस 12FLV स्क्वायर अपान 2GD। 12FLV अपान 2GD को हम 3 गुणे 4FLV स्क्वायर अपान 2DGD लिख सकते हैं। तो h माइनस 3 गुणे 4FLV स्क्वायर अपान 2GD, ये क्या है, 4FLV अपान 2GD घर्षण के कारण शीर्ष हानि, जिसको हम HF लिखते हैं, यानी कैपिटल H माइनस 3HF। जैसे को हम लिख सकते हैं कैपिटल H बराबर 3HF, यानी कि मैक्सिमम पावर हमको कब मिलेगा, जब संपूर्ण शीर्ष बराबर हो घर्षण के कारण शीर्ष हानि का 3 गुना, या इसको हम HF बराबर भी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, कैपिटल H/3, देखें HF बराबर कैपिटल H/3 हो जाएगा, यानी कि जब घर्षण के कारण शीर्ष हानि संपूर्ण शीर्ष का 1/3 हो तब हमको पावर अधिकतम मिलेगा, और जब पावर अधिकतम मिलेगा तब इफिशिएंसी भी अधिकतम होगी। अब मैक्सिमम इफिशिएंसी हमको निकालना हो तो क्या जानते हैं, हम इफिशिएंसी बराबर H माइनस HF अपान H, तो HF बराबर क्या रखेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे H/3, H/3 रख देंगे, सॉल्व करेंगे इसको कितना आ जाएगा, 2H/3 अपान में तो यहाँ 6 ही है, H ऊपर भी नीचे भी कैंसिल हो जाएगा, 2/3 सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, ये 2/3 मैक्सिमम एफिशिएंसी है। और यदि इसी को हमको परसेंटेज में लिखना हो तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, अब ये हो जाएगा हमारा परसेंटेज में, सॉल्व कर लेंगे कितना आ जाएगा, 66.67, यानी कि पाइपलाइन के माध्यम से यदि पावर ट्रांसमिशन हमको करना है तो उसमें मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी आएगी, 66.67, और कब आएगी, जब कैपिटल H बराबर 3HF हो। ठीक, ओके, थैंक यू, आज यहीं तक, इसके आगे अगली क्लास में देखेंगे। वंदे मातरम।